नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी पर बड़ा इशारा दिया था। कहा था कि एक घर में 2 कानून भला क्यों होने चाहिए। और आज ही देखिए कि उत्तराखंड सरकार के यूसीसी का ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में है। ड्राफ्ट तो 30 जून को सौंपा जाना है। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट में यह है कि शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी। इतनी की जाएगी कि वो ग्रेजुएट हो जाएं। शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लिव इन में साथ रहना है तो डिक्लेरेशन देना होगा। जायदाद में बेटा बेटी बराबरी के हिस्सेदार होंगे। बच्चे गोद लेना आसान होगा। माँ बाप में पटरी नहीं बैठ रही तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी को दी जा सकती है। जैसे पत्नी सास ससुर से निभाती है वैसे ही पति को भी अपने सास ससुर से निभानी होगी। उत्तराखंड सरकार की कमेटी ने 2,30,000 सुझावों पर यह ड्राफ्ट बनाया है। पढ़ेंगे तो आप भी मानेंगे कि काफी प्रोग्रेसिव अप्रोच रखती है। ड्राफ्ट के बाकी पॉइंट भी देखिए और सोचिए कि इनका विरोध क्यों है और ये किस पुराने जमाने की सोच है। ड्राफ्ट में 1 से ज्यादा शादियों और हलाला पर रोक लगाने की बात कही गई है। इद्दत यानी गुजारे भत्ते के शरिया कानून को बैन किया गया है और तलाक पर मियां बीवी को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। यानी पति की नहीं पत्नी की भी मर्जी चलेगी। लॉ कमीशन के पास भी अब तक 8.5 लाख सुझाव आ चुके हैं। वो भी उत्तराखंड सरकार के ड्राफ्ट को देख रहा है। लेकिन इतने प्रोग्रेसिव ड्राफ्ट का भी ये कहकर विरोध हो रहा है कि ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है, उनकी आजादी छीनने के लिए है, उन्हें टॉर्चर करने के लिए है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक बैठक की। उसमें यही सब कहा और तय किया कि वो 5 लाख आपत्तियां लॉ कमीशन को देगा। कहेगा कि इसमें शरीयत के हिस्से भी रखे जाएं। राजनीति भी हो रही है। कल ओवैसी ने इसे हिंदू सिविल कोड कहा था। आज कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया। चिदंबरम ने कहा कि ये यूसीसी सिर्फ विभाजन बढ़ाएगा। पीएम मोदी के राष्ट्र को परिवार बताने वाली थ्योरी को भी चिदंबरम ने गलत बता दिया। डर की बड़ी वजह यह भी है कि कहीं यूसीसी के नाव पर सवार होकर मोदी तीसरी बार सत्ता में ना जाए। मुद्दे पर सिरे से बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। देखिए, आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? राजनीतिक असमानताओं को ढकने के लिए वो यूसीसी को एक तरह से मोहरा बनाना चाहते हैं। राजदंड की आस्था को लोकतंत्र के स्थान पर वो देश में स्थापित करना चाहते हैं। जब देश का एक देश एक कानून होगा तो उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड की आवश्यकता कहीं नहीं है। अपनी कुर्सी बचानी है, इसलिए शायद वो विरोध का रास्ता अख्तियार करेंगे। हमारे और दूसरे शरई मसाले जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। जब यूसीसी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसको हम कैसे हल करेंगे? सरकार ने उस पर विचार मांगे और उससे पहले ही राजनीति शुरू हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है, मतलब हमारी सबसे बड़ी अदालत भी उसका समर्थन कर रही है, तो ये लाजमी बात है कि राष्ट्र हित में है और जो चीज़ राष्ट्र हित में है हम उसके साथ हैं। अगर शरीयत का लिहाज पास किया जाता है और इस्लामी उसूलों का ख्याल रखा जाता है तो फिर ऐसा सामान्य नागरिक संहिता मुसलमानों को कबूल होगा। तो कानून समान भैया हो या भाईजान, लेकिन इस पर आपत्ति किसे है? इसी पर बात होगी। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। डीके दुबे जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ हैं। आरएसएस के समर्थक हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। कलीमुल हाफिज पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एआईएमआईएम में रह चुके हैं। इसके अलावा राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राशिद शरीफ साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर में यास्मीन फारूकी जी जुड़ेंगी, नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई, जो पीएफआई का जो
पब्लिक क्या बोलते हैं पॉलिटिकल विंग है उसकी वो मेंबर हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन भैया या भाईजान, कानून सबके लिए समान, तो करीमुल हाफिज साहब, शरिया नहीं जरिया, इससे क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए सर, इस भारत की जो ताकत है वो विभिन्नता में एकता ताकत है, और इस देश की रूह है वो। अगर आप इसकी विभिन्नता को खत्म कर देंगे, इसकी डाइवर्सिटी को खत्म कर देंगे, तो इस देश की रूह को खत्म कर देंगे, देश को कमजोर कर देंगे। अरे 4 शादियों से ही विभिन्नता जो भी कर रहे हैं मिलती है, सिर्फ अपने जीतने के लिए। 4 शादियों से ही विभिन्नता मिलती है, 4 शादियां करेंगे तो विभिन्नता होगी है। तो क्या ये यूसीसी सिर्फ 4 शादियों के लिए आ रहा है? बहुत सारे मुद्दों के लिए आ रहा है सर, मैं आपको बताऊंगा आगे। यूसीसी के उत्तराखंड का पूरा ड्राफ्ट है मेरे पास, और 4 शादियां इसका एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। बताता हूं, देखिए बीजेपी इससे 3 निशाने साध रही है। एक निशाना तो उसका ये है, अरे आप निशाना मत लगने दो ना, आप विरोध करोगे बीजेपी निशाना साधेगी, आप मत लगने दो निशाना। मैं बता तो रहा हूं आपको कि जो देश में जो आदिवासियों का अस्तित्व है उसको खत्म करने का षड्यंत्र है। उनका जो जल, जमीन, जंगल पे जो अधिकार है और जो उनका पूरी रीति रिवाज है उसको खत्म करना चाहता है आरएसएस अपनी मनोवादी प्रथा के तहत, और उसके लिए चूंकि अपने पूंजीपति दोस्तियों की मदद भी करना चाहता है, इसलिए वो मुसलमानों पे तो निशाना साध रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि यूसीसी से हम मुसलमानों को परेशान करेंगे, जबकि मुसलमान परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसका जो मजहबी हक है, जो आईली कानून है, वो संविधान में इंटैक्ट है। इस यूसीसी के सहारे भी, बहाने भी, उसके प्रावधान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लेना लास्ट में। लेकिन जो असल इनका निशाना है वो अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाना है। दूसरी तरफ जो दलितों का, आदिवासियों का, जनजातियों के जो रीति रिवाज हैं, आप एक बात बताइए मुझे कि हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के जो हाटी समुदाय है उसमें एक महिला कई पति रखती है, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में एक महिला कई पति रखती है और वो हिंदू है। अरे आप अपवाद को परंपरा बनाना चाहते हैं कलीमुल हाफिज साहब, आप अपवाद को परंपरा बनाना चाहते हैं, बड़ी दिक्कत है, यही दिक्कत है। और आप तो बीजेपी को निशाना साधने दे रहे हैं, और बीजेपी निशाना साध लेगी आपका। देखिए, बीजेपी जो परंपराएं हैं उनको खत्म करने के लिए और अपना एजेंडा थोपने के लिए, ठीक है, ये सब काम कर रही है। अब आ जाइए मुसलमानों पे। मुसलमान 1300 साल से अपने मजहब पे अमल करते हुए अपना मरना जीना तय करता है अपने कानून के एतबार से। अब इनको क्या, देश के कानून से आपको कोई मतलब नहीं है, आप 1300 साल का वही कानून मानेंगे जिसका कोई आधार नहीं। नहीं, मैं पूछता हूं, अगर मुसलमान दफनाया जाता है तो इससे किसी देशवासी को क्या तकलीफ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट है क्या वो? दफनाना कोई अंतिम क्रिया किसी का कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट नहीं है। दफनाया जाता है तो क्या आप एक करेंगे? नहीं, क्यों नहीं है? जब सारे चीज लाएंगे तो इसे भी लाइए आप। गजब बात करते हैं आप लाइए ना, जब सारे कानून ला रहे हैं आप सारे साहब, ये गजब लग रहा है आपको? जब आप आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन छीन लेंगे और पूंजीपति और मजबूत हो जाएंगे, तब तो आप खुश हो जाएंगे। पूंजीपति कहां से आ गए? यूनिफॉर्म सिविल कोड गौतम अडानी और धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी का भी वही कानून होगा जो हमारा होगा, उनको भी उसी कानून से आना पड़ेगा। नहीं, उनको देखिए, अनुसूचित जनजातियों को स्पेशल प्रोविजन है, आर्टिकल 240 तो कहीं नहीं हट रहा है उनका स्पेशल प्रोविजन भाई। जो स्पेशल प्रोविजन है वो कहीं नहीं हट रहा है। कलीमुल साहब क्यों फाइल फैला रहे हैं? आप मुझे बताइए सर, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो झारखंड का आदिवासी समाज जो है एएसएस, और जो नॉर्थ ईस्ट का जो बाप्टिस्ट चर्च है, नागालैंड वाले, मेघालय वाले, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आदिवासियों के अधिकार छीन रहे हैं, मुसलमानों को छीन ले कोई दिक्कत नहीं, आदिवासियों के नहीं छीनने चाहिए, यही कह रहे हैं आप? नहीं, मुसलमानों पे निशाना लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं अपने, क्योंकि इन्हें ध्रुवीकरण करना है, तो ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमानों को परेशान होते हुए दिखाना चाहते हैं ये। तो ये यूसीसी के बहाने से मुसलमानों पे तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन असल इनका खेल कहीं ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, आप मुसलमानों पे निशाना साध रहे हैं यूसीसी के सहारे ताकि ध्रुवीकरण हो जाए। तो ये तो फिर संविधान बनाते वक्त इन लोगों को उस वक्त मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कहना चाहिए था कि जो कि संविधान सभा में भी थे, कि आर्टिकल 44 क्यों लगाया। उस वक्त तो संविधान सभा में यह भी कहा गया कि देश की अनुकूल स्थिति नहीं है क्योंकि दंगे हो रहे थे, इसीलिए इसके लिए इसको बाद में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ये तो संविधान का मूल हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट इतनी बार कह चुका है। बेसिरे सिर पैर के तर्क ये दे रहे हैं बैठ के यहाँ पे, ध्रुवीकरण ये कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। यूसीसी की चर्चा पे राय मांगी गई है, लॉ कमीशन के द्वारा,
अभी उसको उत्तराखंड सरकार लागू करेगी तो उसके प्रारूप को हम देखेंगे, उसको सेंटर में लाएंगे, चर्चा होगी, इसको लागू करना है। एक देश एक कानून, दिक्कत क्या है भाई? ये कहते हैं हमारा कानून कौन सा? हिंदुस्तान में शरिया का कानून चलता है, बेकार बात है। अब मैं दूसरे मुद्दे पे ला रहा हूं दीपक जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हम लोग संविधान और देश की आजादी के समय से सुनते रहे, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन एक यूसीसी इंप्लीमेंटेड था, यूनिफॉर्म कॉमन कोड। वो हटेगा, उसकी परेशानी आई है। यूनिफॉर्म कॉमन कोड था परिवारवाद का, कि सत्ता कुछ ही हाथों में सिमटी रहे। ये यूनिफॉर्म कॉमन कोड था करप्शन का, कि सत्ता जब कुछ ही परिवार के पास रहे तो सारा करप्शन करने का अधिकार उन्हीं को रहे। आज इस यूसीसी का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? जो परिवारवादी हैं। ये कलीमुल हसन जो बैठे हुए हैं, इनकी जो पार्टी है जब से बनी, या तो दादा अध्यक्ष रहे या आज पिताजी अध्यक्ष रहे और आज बेपुत्र अध्यक्ष है। कोई दूसरा अध्यक्ष कौन होने वाला है ये सब कुछ तय कर सकता है। कलीमुल साहब बनना चाहते थे, इसलिए पार्टी में रहे नहीं। परिवारवाद, और वही कह रहा हूं, इनको अभी हटा दिया होगा फिर चले जाएंगे। उसमें तो है कि थोड़ी सी लाइन से निकलोगे। वो जय गणेश बोल दिया था उन्होंने, हमारे मुंबई के मित्र ने, तो उनको भी पार्टी से निकाल दिया था। तो वो सब पार्टी में चलते रहता है। इनकी पार्टी का तो सोल ऑब्जेक्शन ही है कि हिंदुस्तान में शरिया लॉ लगाओ, इसलिए क्योंकि जिसकी पार्टी में मुसलमान लिखा हुआ है उससे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करेगा? देखिए अजय लोग साहब को बहुत एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि ये अभी आए और गए। नेपोटिज्म, परिवारवाद जो खत्म होगा उससे दिक्कत है। करप्शन की जो खत्म होगी उससे दिक्कत है। करप्शन के कारण जो आज बेल और जेल में हैं उनको दिक्कत है कि हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो धार्मिक नीति 1947 से चली आ रही है वो खत्म होगा, उससे दिक्कत है। लेकिन इनको एक पैसे की भी ये फिक्र नहीं है कि इससे मुस्लिम बेटियों को कितना फायदा होगा। लेकिन मेरा सवाल का जवाब दीजिए, जो आलोक जी, चार शादी आज की तारीख में, आज की तारीख मैं एकदम खत्म कर लूं। अरे आप चिंता मत करो, आदिवासियों की चिंता मत करो, वो हिंदू ही है। एक मिनट, वो हिंदू ही है। हमने अपने हिंदू धर्म में भी, एक मिनट, अरे भैया आप सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए। अभी क्यों बोल रहे हैं? उनको कंक्लूड कर लेते, बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? आदिवासी पहली बात तो बोलना चाहिए, आप बोलिए। समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझिए पहले, समझे ना। कोई कहता है कि जैन बंधु को रोक दीजिएगा, उनको कपड़े पहनने पर रोक दीजिएगा। कोई कहता है कि मुझे दफनाने से रोक दीजिएगा। ऐसे बेफालतू के तर्क आप दे रहे हैं, तो उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने लायक हैं आप? अरे एक लाइन की बात समझनी है। हिंदू धर्म में भी कुरीतियां थी, हमने खत्म की। सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब हमने खत्म किया। हिंदू कोड भी लाया, बहुत विरोध हुआ, लेकिन हमने लागू किया। लागू इसलिए किया क्योंकि ये देश और समाज के लिए जरूरत है। आज उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और यूनिफॉर्म कॉमन कोड को खत्म करने की जरूरत है, जो परिवारवाद, तुष्टीकरण, करप्शन और अपीजमेंट पॉलिटिक्स को बढ़ा के देश को खोखला कर रहा है। इसीलिए आज समय की जरूरत है कि हम यूसीसी की तरफ बढ़े हैं, और ये अच्छी बात है, पूरा देश का जनमानस खुश है। आप लोग के विरोध, लेकिन अजय आलोक, क्या आप ध्रुवीकरण नहीं चाहते? अजय आलोक जी बताइए, साफ जवाब दीजिए। आप पर आरोप ये है कि यूसीसी के बहाने ध्रुवीकरण करके आप 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोलता हूं दीपक जी, जो हेमंत बिश्वा शर्मा ने अभी 3 दिन पहले बोली थी, कि गारंटी लिख के ले लीजिए कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर यूसीसी लागू होने के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक होगा मुस्लिम महिला। क्योंकि उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, किसी को ही मनाया तलाक 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 के हिलाक तलाक के शलाक करके तलाक दे दिया, छोड़ दिया, कुछ नहीं, गुजारा भत्ता कुछ नहीं, मेहर की रकम जो तय हुई बस वही लेके काम करो। हलाला, ये वो लटरपट, कितने कानून ऐसे हैं। संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना है, जिसको मन करेगा संपत्ति में से पुत्र को हिस्सा मिलेगा, बेटियों को नहीं मिलेगा। ये सब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम नहीं, अगर मुस्लिम ही क्यों, मैं कह रहा हूं कि हिंदू में भी जो पॉलीगैमी है वो सब भी तो बंद होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू शादी नहीं करते। हम सब चीज को, कुरीतियों को खत्म करना चाह रहे हैं। इस कुरीति को खत्म करने के लिए, और एक देश, एक संविधान, एक विधान, ये अलग अलग चीज बना के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत अब छोड़नी पड़ेगी। 75 साल की आदत है, हम जानते हैं, जाते जाते जाएगी, लेकिन अब जाना तो तय है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं राजकुमार भाटी जी के पास। राजकुमार भाटी जी, यूसीसी ना हो, इस विरोध के नाम पर बहु विवाह होना जाए, 4 बेगम रखने का अधिकार हो, इसके अलावा हलाला भी हो, इसके अलावा इद्दत की रकम देके तलाकशुदा कह दिया जाए, ये ठीक है? ये करने देना चाहिए मुस्लिम समाज को, राजकुमार भाटी जी? क्योंकि आप तो यूसीसी के विरोधी हैं, आपको बोलना चाहिए, हाँ करने देना चाहिए। नहीं देखिए, नहीं पहली बात तो आप हमारे बारे में राय खुद ना बनाएं, पहले हमारे विचार जानें। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। किसने कह दिया कि हम यूसीसी के विरोधी हैं?
तो आप समर्थन कर दीजिए। आपने कहा कि आप तो यूसीसी के है। विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी ने यूसीसी इस तरह का समर्थन किया। नहीं, वो तो मैं करूंगा ना दीपक जी, लेकिन आपने राय किस आधार पर बना ली? ये जो इस तरह का परसेप्शन परोसते हैं आप, अब फिर आप माफी चाहता हूं, फिर व्यक्तिगत हो जाता है। ना, ये पत्रकारिता नहीं है, ये कुछ और कोई दिक्कत नहीं। हमें बोलना दो, नहीं हम बताएंगे नहीं, हम समर्थक हैं, मैं ग्रहण कर लूंगा। हाँ, नहीं तो ऐसा मेरी सहन शक्ति बहुत है सर राजकुमार भाई। नहीं ऐसा, और मैं दूसरे लोगों की तरह मुगालते में भी नहीं जीता हूं कि मेरे कहने से वोट बदल जाएगा, कोई दूसरा किसी और को वोट दे जाएगा। ये मुगालता मेरे में नहीं है। मैं एक नैतिक प्रश्न उठा रहा हूं कि पत्रकार को यह अधिकार नहीं है कि किसी पार्टी या किसी पक्ष के बारे में अपनी राय थोपे। वो राय जब हम बैठाएं आपने डिबेट में, तो हम बताएंगे नहीं हम समर्थक हैं विरोधी हैं। अरे भाई, आपकी पार्टी के दो लोग तो कह रहे हैं कि लिया या मानेंगे नहीं, एसटी हसन और शफीकुर रहमान वर्ग खुले आम पे कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं, और पार्टी का उनको खंडन करने वाला कोई बयान अभी तक आया नहीं है। अगर वो हंसने के पात्र है तो अच्छी बात है, राजकुमार पार्टी जी हंसती है। मैंने तो उस आधार पर बोला कि आपकी पार्टी के तो सांसद है, लॉ मेकर, आप तो प्रवक्ता है सिर्फ, उनको तो कानून बनाने का भी अधिकार है। आपने और अजय आलोक ने अभी तक जो कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, अगर वही नियत है सरकार की, वही चाहती है, तो कट्टर विरोधी हैं हम। आपने कहा कि मुसलमानों के 4 विवाह पे रोक लगेगी और उस पे हलाला पे रोक लगेगी, यानी आप खुद ये कह रहे हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब केवल मुसलमानों पर निशाना है। नहीं, और अजय आलोक तो और एक कदम आगे बढ़ गए सर। वो कह रहे हैं कि बाप बेटे की सेवा करती है, बहू नहीं, आपने नहीं कहानी अभी तक, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं वही कहना चाहता था। जो प्रपोज ड्राफ्ट है उसमें बता रहा हूं, बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है, अब दामाद को भी ये उसका आप बताओ, कम पूछो ज्यादा, सास ससुर की सेवा करे, ये भी है उसके अंदर सर, ये भी है उसके अंदर। अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो ये डिक्लेरेशन आपको पुलिस को लिख कर देना होगा, और लड़की को भी और लड़के को भी अनिवार्य होगा कि अपने माता पिता को डिक्लेयर करे कि हम शादी नहीं कर रहे, लिव इन में रह रहे हैं। ये भी है सर, इतनी प्रोग्रेसिव सोच है यूसीसी ड्राफ्ट की। कृपया मैं बोल लूं, अपने विचार रख दूं मैं। सर आप ही सवाल उठा रहे हैं तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। आप कितने मिनट चाहते हैं मैं उतने मिनट दे देता हूं, आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं नहीं, आप जितना भी समय देना चाहें, लेकिन कृपया सुन ले, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। देखिए, राजकुमार जी बड़ा अच्छे लगते हैं, हमारा संविधान कहता है राज्य के नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान में साफ लिखा हुआ है कि राज्य समान सिविल संहिता का प्रयास करेगा, समान सिविल संहिता लागू करने का, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। और समानता की बात कोई भी करे वो अच्छा लगता है। और समाजवाद का तो मतलब ही है गैर बराबरी दूर करना। समाजवादी पार्टी चाहती है गैर बराबरी कम से कम हो, हर तरह की गैर बराबरी, कानून की गैर बराबरी भी, धन की गैर बराबरी भी, जाति की गैर बराबरी भी, धर्म की गैर बराबरी भी, भाषा की गैर बराबरी भी, स्त्री पुरुष की गैर बराबरी भी, सबकी, मजदूर और मालिक की गैर बराबरी भी। लेकिन जब यह पता चलता है, जैसा कि मैं कह रहा था कि अब तक जो आपने बोला, मेरे बोलने से पहले आपने और आलोक जी ने जो बोला, केवल मुसलमानों पर निशाना रहा। और आलोक जी ने तो यह कह दिया कि इस कॉमन सिविल कोड से परिवारवाद खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि हद है इनकी विद्वता की, कहां से पता नहीं इतनी ज्ञान लाते हैं। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड से परिवारवाद, जैसे मोदी जी नोटबंदी से, भाई अगर दीपक जी इस तरह डिबेट चलेगी तो देखो हम तो बोल नहीं पाएंगे। आप जानबूझ के बीच में पंच करते हैं ताकि हम बोल ना पाए और हम सर मैं नहीं करता, सर मैं नहीं करता। अब मैं बोलूंगा नहीं, आप बोलिए आराम से बोलिए। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आपको पता अच्छी तरह के कहां। हाँ, जैसे मोदी जी कहते थे नहीं कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जिसकी कोई तुक नहीं किसी बात की, ऐसे ही अजय आलोक जी कह रहे हैं कि ये कॉमन सिविल कोड आएगा तो परिवारवाद खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर समानता के पीछे न्याय की इच्छा है तो उसका स्वागत है, सबको स्वागत करना चाहिए। और अगर उसके पीछे अन्याय करने का इरादा है, किसी को दबाने का, किसी को डराने का, किसी के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का इरादा है, तो वो गलत है, वो इस देश के लिए खतरनाक है। मोदी जी अगर समानता चाहते हैं तो पहले हिंदू समाज की असमानता पे भी जोर ध्यान दे लें। हिंदू समाज में कितनी असमानता है सामाजिक रीति रिवाज में। अभी आपने सबने देखा है कि सारे मीडिया में खबर चल रही है,
मेन मीडिया तो नहीं चलाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही है कि हमारी राष्ट्रपति को उसमें मंदिर में, दिल्ली के मंदिर में अंदर नहीं घुसने दिया गया, बाहर ही वो बैरिकेड लगा के बाहर से ही दर्शन करा दिए जगन्नाथ भगवान के। इतनी असमानता इस देश में, इस समाज में है। और रोजाना खबरें आती हैं, कोई हर हफ्ता अखबार में कहीं ना कहीं खबर आती है कि दलित को मूछ रखने पे पीट दिया गया, घोड़े पे बैठ गया उसकी हत्या कर दी, मंदिर में प्रवेश करा उसे मारा गया, दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया। क्या मोदी जी ने और मोदी जी की पार्टी ने एक बार भी बोला है, आवाज उठाई है? अगर ये सब करना है तो ये भी खत्म होगा। क्यों होता है? दूसरे कानूनों में भी इतनी विभिन्नता है, कानूनों में भी इतनी विभिन्नता है कि गोवा में ये कानून है कि अगर ये भी खत्म होगा। 25 साल की आयु तक, 25 वर्ष की आयु में हिंदू महिला को पुत्र ना हो, बेटा ना हो, तो उसके पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। गोवा में कानून है। गोवा में गोमांस खाने पे भी छूट है, वहां रोक नहीं है। गो हत्या कानून भी नहीं है। जब उसमें मेघालय में चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच से ऐलान कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सस्ता गोमांस उपलब्ध कराएंगे। इन असमानताओं पर कौन बात करेगा? और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, ये देश जो है विभिन्न धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, रीति रिवाज, ये एक भिन्न भिन्न फूलों का गुलदस्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे एक रंगा बनाना चाहते हैं। एक रंग के फूल हों, केवल हमारी मर्जी का रंग होगा और एक ही रंग के सारे फूल होंगे। तो ये बाग की खूबसूरती बढ़ाने का प्रयास है या उसकी खूबसूरती नष्ट करने का प्रयास है? पहले स्पष्ट करें, हम विरोध या समर्थन तब करेंगे, पहले डिटेल में बताएं कि कौन कौन से कानून को परिवर्तन करना चाहते हैं, कौन कौन से कानून को बदलना चाहते हैं और क्या क्या। वैसे एक कानून से इस देश की विभिन्नता जो है, जो जैसे अभी कह रहे थे साथी हमारे के आदिवासियों के अलग रीति रिवाज हैं, हिंदुओं में भी अलग अलग रीति रिवाज हैं, सबके एक जैसे तो नहीं है। तो एक जैसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है। और एक जैसा बनाने के लिए क्या, जो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो छोटों को ऊंचा किया जाएगा, बड़े जो हैं उन्हें काटा जाएगा ऊपर से। एक समान कैसे होंगे? लेते हैं अजय जी से। अजय जी कैसे करेंगे बताइए? बड़ों को लंबा, छोटों को लंबा करेंगे या बड़ों को काटेंगे? पहली बात है, ना हम काटेंगे, ना हम छोटा करेंगे, ना हम बड़ा करेंगे। बात यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समानता कानून की हो रही है, जो हमारे संविधान का हिस्सा है। और इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं भाटी जी, इसमें हिंदू भी आते हैं। हिंदू कोड बिल इसीलिए हटाया गया था जिसका जम के विरोध हुआ, जिसमें बाहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, सब कुछ हटाया गया जो हिंदू समाज की कुरीतियां थी। अगर किसी समाज की कुरीति हो, चाहे वो हिंदू समाज की हो, चाहे मुसलमान समाज की हो, चाहे सिख समाज की हो, जैन समाज की हो, अगर कोई कुरीति है, अगर उसको हटाने के लिए एक देश के हिसाब से एक कानून अगर आ रहा है, दिक्कत क्या है? मैंने कहा ना, दिक्कत उनको है जो यूनिफॉर्म कॉमन कोड में रहते हैं, जैसे आप लोग को ये दिक्कत है कि उसका आपको लगता है इससे मुस्लिम तुष्टीकरण हमारा कम हो जाएगा, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो वो हिंदू पर लागू नहीं होगा, वो तो हिंदुओं पर भी लागू होगा। कोई हिंदू लड़का फिर 2 शादी 3 शादी नहीं कर सकता है। आज तो कर लेते हैं हिंदू बहुत शादी, जगह शादी, 2 शादी, ये कानून उन पे भी लागू होगा। कोई अपनी बीवी को छोड़ नहीं पाएगा। तलाक के लिए समान कानून बनेंगे, कोर्ट से ही तलाक होगा। 3 तलाक देके कोई तलाक नहीं दे सकता है। एक मिनट सुनिए ना, मसौदा अभी पार्लियामेंट में जब आपके सामने आएगा उस पर विरोध कीजिएगा, अगर कोई विरोध करने लायक बात हो तो। अभी एक सैद्धांतिक सहमति है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 का हिस्सा है उसको हम लागू करेंगे। उसमें 4-5 पैरामीटर्स हैं, वो जितनी बात आपने कही वो 5 पैरामीटर्स में से नहीं आते। इसीलिए बिना मतलब में एक माहौल बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कहूँगा, ये माहौल फिर आपका मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ आपका झुकाव कितना भयानक है वो दिखाता है। हाँ, ये कॉमन कोड हम लोग को खत्म करना है। ये जो तुष्टीकरण, करप्शन और परिवारवाद, ये खत्म करना है और लाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर, लोहिया जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे नाम पर जो समाजवादी पार्टी बनेगी, मेरे नाम पर जो समाजवादी पार्टी बनेगी, जिस समाजवाद के सिद्धांत के लिए मैं जिया हूं, उसमें एक ही परिवार चलता रहेगा। ये लोहिया जी ने कभी नहीं सोचा होगा। और एक ही परिवार में सब पद बांटे जाएंगे, ये भी लोहिया जी ने कभी नहीं सोचा होगा। क्यों राजकुमार जी? मैं जो डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं, पता नहीं या तो ये वो सुनते नहीं है या जानबूझ के गुमराह करते हैं। जो आप मुझे परामर्श दे रहे हैं वो तो मैं पहले कह चुका हूं कि आम तौर पे हम इसके समर्थक हैं, लेकिन जब विस्तार से मसौदा आएगा तब देखेंगे, अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक होगा तो आपत्ति करेंगे। वही बात आप कह रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूं इस बात को। अगर समानता की नियत से, न्याय की नियत से कानून बनाया, शफीकुर रहमान वर्क और न्याय की नियत से लाया जाता था। आप बोलिए फिर उसको कि शफीकुर रहमान वर्क और एसटी हसन ने गलत बोला। बोलिए, गलत बोला उन्होंने, विरोध किया इसका।
बोल दीजिए, बंद कीजिए। अगर आप वाकई प्रवक्ता हैं तो बोल दीजिए। उन्होंने जो बोला है, देखिए सुनिए, पहली बात तो उन्होंने जो बोला है केवल इस बारे में जिस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो आपकी डिबेट में भी कहा गया कि केवल मुसलमानों को परेशान करने के लिए परिवर्तन किया जाएगा, जब ये सरकार इस बात की सफाई, क्योंकि सरकार की नीयत अभी तक साफ नहीं है। सरकार, अब आप देख रहे हैं अमेरिका तक में आवाज उठ रही है, और एक पत्रकार ने सवाल क्या पूछ लिया, पूरी बीजेपी उसे ट्रोल करने में लगी हुई है, और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता को बाहर आके कहना पड़ा है कि पत्रकार पे हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमारे देश में प्रेस को पूरी आजादी है। पूरी दुनिया में इन्होंने बदनामी करा दी कि देश किस तरह चल रहा है, भारत में किस तरह जो मीडिया को दबाया जाता है। तो ये जब इनकी नीयत पता चलेगी, इनकी नीयत कभी समानता की रही नहीं है, ये असमानता में विश्वास करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच ही असमानता की है और भेदभाव की है, विभाजन करने की, विभाजनकारी सोच है इनकी। ये हर तरह के विभाजन में षड्यंत्र करते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषाओं के नाम पर लोगों को लड़ाने में विश्वास करते हैं। लड़ाने में विश्वास रखते हैं डीके दुबे जी, लड़ाने का एजेंडा है। बताइए, आप तो खुद वकील है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये है कि भाई आपकी किसी की भी भारत में जो भी रहता है उसकी रीति रिवाज प्रैक्टिसेस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्या करते हैं वो तो प्रोटेक्शन 2930 में दिया गया है कि भाई अपनी भाषा को सहेजिए, अपनी परंपराओं को सहेजिए। सिर्फ इतनी सी बात आती है कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो उस डिस्प्यूट की कंडीशन में राइट क्या होंगे पार्टियों के, मैरिज के राइट क्या होंगे, डिवोर्स के राइट क्या होंगे, कस्टडी गार्जियनशिप के, एडॉप्शन मेंटेनेंस के, सक्सेशन के। भाई कोई डिस्प्यूट होता है, आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं और डिस्प्यूट पैदा ही नहीं होता है तो न्यायालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और न्यायालय में नहीं जाएंगे तो आपके लिए ये सब इररेलेवेंट है। ये सब कुछ रेलिवेंट तब है जब परिवार को समस्या होती है, किसी बहन के साथ गलत होता है, किसी भाई के साथ गलत होता है, किसी बच्चे के साथ गलत होता है, सक्सेशन में गलत होता है, शादी के परंपराओं के बाद शादी टूटने में समस्या आती, शादी को बांधने में समस्या आती। अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप मुझे बता दीजिए, क्या कानून की क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए? क्या कानून की एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अगर आप कहते हैं कि कानून की व्यवस्था हमको नहीं चाहिए, और इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों को ज्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि उनके यहां असमानता बाकी मेन स्ट्रीम से ज्यादा है, तो फिर आप उसको मुसलमान पर लेकर चले गए। जो भाटी जी कह रहे थे कि ये विभाजन की नीति है, मुझे लगता है कि वो केवल एक मुस्लिम पक्ष भारत में देख पा रहे हैं। वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष केवल 15% है, बाकी का 85% दूसरा वर्ग भी है, और 85% के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। सबको एक समान अधिकार और कर्तव्य। अब जब तक वो ये कहते हैं कि वनवासियों के मामले में, आदिवासियों के मामले में, या अनुसूचित जाति के मामले में, नॉर्थ ईस्ट के मामले में, गोवा के मामले, अरे भैया डिफरेंस हैं, इसीलिए तो उन डिफरेंसेस को दूर करने की बात करी जा रही है। जो प्रैक्टिसेस मेन स्ट्रीम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो मेन स्ट्रीम की प्रैक्टिस में अगर कोई भी नहीं है, वो कौन सा संप्रदाय का है, वो कौन से धर्म का है, वो कौन सी जाति का है, वो कौन से जेंडर का है, इररेलेवेंट है इसमें। अब यही तो कहने की कोशिश की जा रही है कि भैया यहां पर जाति पंत्र संप्रदाय इररेलेवेंट होगा, सबके साथ एक से अधिकार होंगे, सबके लिए एक सा कानून होगा, सबके लिए एक सी रेमेडी होगी, और सब एक ही तरह से ट्रीट होंगे। आप क्यों कहते हैं कि हम उस तरह से ट्रीट होना ही नहीं चाहते? आप क्यों अपने आप को देश की मेन स्ट्रीम से डिस्टिंक्ट मानते हैं? आप क्यों ये कहते हैं कि नहीं साहब हम सब कुछ अलग हैं, हम वो है ही नहीं जो बाकी देश चाहता है? तो ये मानते ही क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। आप ये कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दे रखे हैं, उस समय जो लेजिस्लेटर्स ने सोचा था, संविधान निर्माताओं ने सोचा था, उसके लिए हम भी तत्पर तैयार हैं। भारत अक्षुण्ण हो, भारत एक सी परंपराएं, एक सी व्यवस्था, या मैं कहूं कि एक से कानून कम से कम हो, परंपराएं व्यवस्थाएं आप जैसी करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, तो किसको क्या समस्या है? लेकिन जब आपको ये लगता है कि नहीं साहब
इसमें सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी हमारे पास है या किसी पर्टिकुलर समुदाय के पास है और वो वोट बैंक है, तो आपको लगता है कि मेरा वोट बैंक कहीं उनकी समानताओं की वजह से खसक न जाए, इसलिए इस तरह की बातें करना शुरू करते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता। आपको ये लगता है कि नहीं साहब इस मामले में ये कुछ गलत हो सकता है, तो लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन मांगी है, आप भी पार्टिसिपेट करिए। किसने मना किया है? उन्होंने तो सारी संस्थाओं को भी नोटिस किया है और ज्यादातर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, पारसी ऑर्गेनाइजेशन, सबको नोटिस करके भेजा है और कहा है कि भाई ये आप हमें सुझाव दीजिए कि कैसे बनाएं, क्या करें कि सब इक्वलिटी हो जाए। उससे पहले 21वें लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया है, 182 पेज का है और उसमें उन्होंने सब कुछ बताया है कि वाकई में इन 4 चीजों में भारत में किसकी क्या प्रैक्टिस है, किसके क्या कानून हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हाई कोर्ट क्या कह रहा है, पारसियों के मामले में वहां दूसरे देशों में क्या है, भारत में क्या है, मुसलमानों के मामले में दूसरे देशों में क्या है, भारत में क्या है, ईसाइयों में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, भारत के डिफरेंट प्रदेशों के हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ उन्होंने फैक्ट आपको दिए हैं। आप उन फैक्टों पर चर्चा करते हुए ये कहिए और बताइए कि साहब इसमें यूनिफॉर्मिटी ऐसे आ सकती है और इस लेवल तक आ सकती है, इस लेवल तक हम तैयार हैं, इस लेवल तक हम तैयार नहीं है। कहां समस्या है? जब आप शुरू से कहना ये शुरू कर देते हैं कि साहब हमको टारगेट हो रहा, इसका मतलब ये हो गया कि आप भारत के नागरिकों की भांति व्यवहार ही नहीं करना चाहते, आप भारत की मेन स्ट्रीम की भांति चलना ही नहीं चाहते। आपके दिमाग में तो सिर्फ एक बात बैठी हुई कि वी आर समथिंग डिफरेंट एंड मस्ट बी ट्रीटेड एज ए डिफरेंट। तो फिर भाई बता दीजिए कि भारत के संविधान की यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या रहा, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या रहा? संविधान भरा पड़ा है इक्वलिटी को लेकर। उन विषयों पर कोई बात करें, उन विषयों का कोई सलूशन निकालें, तो मुझे लगता है कि हम सब 2 कदम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हम पिछले 75 साल से जिन झंझटों में फंसे हुए हैं, उन झंझटों में आगे भी फंसे रहेंगे। तो आप बताइए भारत को अक्षुण्ण कैसे करेंगे? जो गलतियां पिछली सरकारें कर गई वो आगे क्या कंटिन्यू रहेंगी? ठीक बात है। क्यों नहीं ऐसा करते कि हम आगे फॉरवर्ड होकर आते हैं और कहते हैं बीजेपी जो ड्राफ्ट बनाएगी उससे पहले हम ड्राफ्ट बनाकर देते हैं, साहब ये ड्राफ्ट होना चाहिए और ऐसी यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। आप लोग आइए, सब लोग हाथ मिलाते हैं और बीजेपी को भी बताइए या सरकार को बताइए कि आप भी इसमें आकर पार्टिसिपेट करिए। क्यों आप कहते नहीं हम उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे? आप करेंगे तो हम बताएंगे, आप लाएंगे तब हम लगाएंगे, लेकिन अभी तो आप हमको टारगेट कर रहे हैं। ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दे की बात है और मुझे ये भी नहीं लगता कि इसमें कोई सार भी निकलने वाला है। लेकिन हाँ, मैं राशिद जरीर साहब के सवाल से सवाल लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले यास्मीन फारूकी जी। यास्मीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहु विवाह यानी एक से अधिक पत्नियां रखना, हलाला और इद्दत, ये 3 महिलाओं के उत्पीड़न के कानून खत्म होने चाहिए इस्लाम के हिसाब से या नहीं? बताइए। आप खुद एक महिला हैं। चौरसिया जी, पहली बात तो ये कि मैं मजहब पे बात नहीं करूंगी। दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं या सिर्फ मुसलमानों की रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं? दिक्कत वाले पॉइंट्स उन पे बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि नहीं निजाम ये तो हमारे शरिया में लिखा है, हमको करना ही पड़ेगा। सिर्फ नहीं तो चौरसिया जी मेरी बात सुन लीजिए। आप तो फिर पॉइंट ही वहीं मुसलमानों पे लेके आ रहे हैं, तो मैं मुसलमानों पे क्यों बात करूं? भाई ठीक है, कॉमन सिविल कोड है जो सबके लिए है, जो सबके लिए लाया जा रहा है। इस नजरिए से आप कई लोग समझना कहाँ चाहते हैं यास्मीन जी, यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नजरिया, मेरा कॉमन नजरिया है साहब, मैं नॉर्मल बात करती हूँ। मैं मजहब के बेस पे आज तक ना कभी बात की और ना मुसलमानों की बात कर रही। मैं एक बात आपसे पूछ रही हूँ, क्या सारे हिंदू राजी हैं क्या कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो संविधान पे बात करूंगी चौरसिया जी, मैं आए बाएं शाएं बात ही नहीं करना चाहती। मैं एक बात सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इतना आसान है कि आप सिर्फ कॉमन सिविल कोड ले आओ? पहली बात तो मैं चलूंगी आपके सबसे बड़े पीएम साहब के कि वो ये कह रहे हैं कि हम तो लाएंगे ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऐलान कर दिया, जो इतनी देर से हमारी बहस चल रही है कि भाई ये भी 80 पेज का है और 82 पेज का है और ये है और वो है, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और हम सबकी राय लेके करेंगे, तो वो तो बात ही ख़त्म हो गई, वहाँ तो राय ही ख़त्म हो गई। ये तो एक अलग मुद्दा है। अब आइए संविधान पे। आप संविधान में आप बात करते हो, मैं आपसे गोवा की बात करती हूँ, आप कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हो। पहले कानून तो आप सबसे पहले तो आप कानून की बात कर लो जो स्पेशल आपने दिया हुआ है, मिजोरम,
गुजरात, जितने भी स्टेट हैं, आप बहुत लंबी बात हो जाएगी, ये 10-12 स्टेट हैं, उनको अलग से आपने कानून और वो जो भी दे रखे हैं, पहले उनकी बात कर लो। दूसरी बात, मैं एक सीधी संविधान पे बात करती हूँ आपके पास आके, कि क्या संविधान में 3 लिस्ट नहीं है क्या? एक चीज वो है कि राज्य कानून बनाएगा, दूसरी ये है कि संसद कानून बनाएगा, तीसरा यह है कि दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अब इसका तो मतलब हुआ, जब संसद ही बैठ के सेंटर में ही सारे कानून बन रहे हैं, तो फिर अपन बात खत्म कर देना, फिर अपन राज्यसभा और ये जो अपना लोकतंत्र और ये जो सीएम बैठे हैं उनको खत्म करके एक गवर्नर बनाओ और सीधे से वहां से सेंटर से गवर्नमेंट चलाओ। बात ही खत्म। बात संविधान की करो, बात कानून की जब करते हो तो फिर कानून की बात करो, फिर ये हवा में बात मत करो। आप बात कर रहे हो, जब आपका संविधान बना था, आपके हुकूक थे, आपके कर्तव्य थे, आपके सारे अधिकार थे, उन सारे अधिकारों को आप लाओ ना कॉमन सिविल कोड में, तो बात ही नहीं करती। जब आपकी बात संथाना पे होती है तो आप उठा के और पूरे हाथ नीचे कर देते हो, तब आपकी हिम्मत ही नहीं होती है, तब आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो जैसे आपको समझ में नहीं आती है। अब आप मुझे ये जवाब दोगे कि ये सारी बातें आएंगी उसके अंदर, अरे तो आप तो अभी ये छोटी छोटी बुराइयां तो खत्म ही नहीं कर पाए। आपको तो क्योंकि सिर्फ बात करनी है मुसलमानों के मुद्दे पे। आपको क्या लग रहा है अमेरिका में, हम आज अमेरिका कॉमन सिविल कोड, 50 राज्य हैं अमेरिका में और हर राज्य का एक अलग संविधान है, क्योंकि हर जगह की एक अलग चीज होती है। आप सब पे एक चीज कैसे थोप दोगे? आप थोपो, लेकिन वो भी हमें तो मंजूर है, लेकिन उसको कानूनन तो लाओ, बात तो करो। आप क्योंकि यहां बैठ के डिसीजन, पहले आप डराते हो, पहले आप डिसीजन लेते हो कि हम तो ये करेंगे, उसके बाद आप ये बात धीरे धीरे लाते हो। तो आप पहले तो वो एक चीज आती है ना, इंग्लिश में कहते हैं गैस लाइट, आपने पहले तो गैस लाइट कर दी, अब उसके बाद आप ये चाह रहे हो कि हम गैस लाइट तो हमने कर दी है, वो तो हमारा मुद्दा है जिससे कि हमें जीतना है, वो तो हमने गैस लाइट कर दी है, जो कि हमने हमेशा से एक मुद्दा लेके और एक मुसलमानों पे एक वो लग के, जबकि आपको दांतों पसीने आ जाएंगे, हर कम्युनिटी की परेशानी होगी आपको। ये नहीं है कि सिर्फ ये तो मुसलमान तो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है जो उछलना शुरू हो जाता है। पहले से एनआरसी और उसके मामले में मुसलमान उछल रहे थे, मामला सबका था, बेवकूफ़ी की बात थी। मैं तो कहती हूँ सबसे लो ना वो सारी चीजें, फिर खोल आपकी, क्योंकि एक पॉलिसी है। आप जब बात कॉमन सिविल कोड की करते हो तो आप बात करते हो तलाक पे बराबरी होगी, औरतों की बराबरी होगी। आप जो हिंदू लॉ में प्रैक्टिकली बात आएगी, जो क्रिश्चियनों को परेशानी आएगी, और आज आप मैं एक जातिवाद पे आ रही हूँ, जाटों को आएगी, मीणों को आएगी, जो सारी दुनिया जब आप आएगी ना, तो आप उन पे बात क्यों नहीं करते हो? आपकी कहानी शुरू होती है, साहब हलाला खत्म हो जाएगा, आप ये खत्म हो जाएगा, आप वो खत्म हो जाएगा, आप खत्म होना चाहिए। आसिफ फारूकी जी नहीं, ये बता दीजिए, आपने इतनी लंबी तकरीर कर ली, ये बता दीजिए हलाला, इद्दत, बहुविवाह ये खत्म होना चाहिए या नहीं? मुसलमान समाज की महिलाओं की भलाई के लिए खत्म होना चाहिए या नहीं, ये बता दीजिए। हाँ या ना, बस बहुत लंबी बात कर ली आप। ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अच्छा है ही नहीं, करोगे? हलाला भी नहीं है, आज आप इद्दत भी नहीं है। मर्डर, आज जो जितने मर्डर हो रहे हैं लड़कियों के, आज जितने मर्डर लड़कियों के हो रहे हैं, वो किस बेस को लेके हो रहे हैं? आपके लिव इन रिलेशनशिप पे, बीवी लड़कियों के शादियों पे तो अभी तक कोई भी, अभी आज इतने जितने, अरे मैडम इसमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पढ़िए ना मसौदा, उसके बारे में भी है, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, माँ बाप को कमिट करके बताना पड़ेगा, उसके बारे में भी है मैडम। अरे तो बात करो ना, तो उस पे आप तो सिर्फ हलाले पे और उस पे बैठ के बात करते हो। आप उस पे मैं तो सब सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ, उससे आप बच के भाग रही हैं। आप कह रही हलाला होता ही नहीं, आप कह रही बहुविवाह होते नहीं, 4 बेग में रखते नहीं, आप कह रही इद्दत की रकम हमारे यहाँ होती नहीं। मैं राजस्थान में इद्दत की रकम क्यों नहीं होती है? इद्दत की रकम होती है तो भाई पूरी जिंदगी देनी चाहिए या रकम, या 4 महीने 10 दिन की देनी चाहिए? बिल्कुल मानती हूँ। मैंने आपको क्या बात कहा? मैंने आपको क्या बात कही? हम तो सारे मुद्दों पे बात करने को तैयार हैं, सब मुद्दे। अब फिर आप गोल बदल रही हैं। हाँ, पंचायत मैं गोल नहीं बदल रही, मैं बिल्कुल भी, मैं ये मान अजय आलोक जी आपका जवाब। बंदेगा तो बंदेगा, इसमें क्या बात है?
मैं मान ही नहीं रही कि ऐसा और कुछ कोई होता विरोध नहीं कर रहा, मुसलमानों के सिवा कोई विरोध नहीं कर रहा, हिंदू भी विरोध नहीं कर रहा, ट्राइबल भी विरोध नहीं कर रहा, अलग अलग राज्य भी विरोध नहीं कर रहे हैं, सिख भी विरोध नहीं कर रहे हैं, पारसी भी विरोध नहीं कर रहे हैं, जैन भी विरोध नहीं कर रहे हैं, बौद्ध भी विरोध नहीं कर रहे हैं। आप पॉइंट ही वो ला रहे हो क्योंकि आप गैस लाइट कर रहे हो, गैस लाइट कर, आप मुसलमान डरा रहे हैं। अजय आलोक जी बताइए, डरा रहे हैं राशिद भाई, उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। बहुविवाह नहीं होता, इद्दत की रकम पूरे मुसलमानों के बारे में को उनको कुछ नहीं कहना है और हलाला होता ही नहीं। उस पे मैं नहीं मानती। बहु विवाह, इज्जत की रकम, हलाला, इन सब के बारे में वो मुस्लिम लड़कियों को जायदाद में हिस्सा मिले, इस सब पे वो बात नहीं करेंगे। उन पे वो इनकन्वीनियंट है, आज आप बात कर रहे हो, वो उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सूट नहीं करता है। अब आज हम बात करें, एक मिनट, अभी जैसे कि अभी की जैसे डीके, एक बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रही है, बीच में क्यों बोल रही हैं आप बीच में क्यों बोल रही हैं? डीके दुबे जी ने अभी इतने अच्छे से समझा, डीके दुबे जी ने अभी इतने अच्छे से समझाया, एक मिनट, ये देश के बारे में डीके दुबे जी ने इतने अच्छे से समझाया कि आप सिर्फ 15% हैं और आपके हिसाब से देश का कानून अलग कानून नहीं होगा, आप प्रिविलेज सिटीजन नहीं है, आप भी हिंदुस्तानी उतनी ही है जितना मैं हिंदुस्तानी हूं, तो हम लोग दोनों पे समान कानून लागू क्यों ना हो, हम लोग दोनों पे समान कानून लागू क्यों नहीं हो, इतनी सी बात है। आप लोग को विशेष प्रिविलेज सिटीजन बनने की जो पिछले 75 साल से आदत लग गई है, वो आदत खत्म, मैंने पहले ही कहा था, जाते जाते देर से जाएगी। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुओं के लिए भी है मैडम, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपको दिक्कत है कि आपकी कुछ कुरीतियां ऐसी हैं जिनको आप लोग छोड़ना नहीं चाहते, और उनको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि ये हमारे अधिकारों में दखल है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा किसी को नहीं लगता। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के अनुसार आ रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, वाली बातें आप देखिए कि आप कहां तक, आप दादागिरी की कहां से बात आ गई भाई, लोकतंत्र में दादागिरी कौन करता है? दादागिरी तो आप लोग करते हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हो, दादागिरी तो खुलेआम आप लोग करते हैं कि हम कॉमन सिविल हमारे हमने इस मुल्क पे 500 साल राज किया, दादागिरी तो आप लोग करते हैं, दादागिरी तो आप लोग करते हैं। 20 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को बता देंगे, दादागिरी तो आप लोग करते हैं भाई। दादागिरी हिंदू कब से करने लगा, बाकी सिख कब से करने लगा, जैन कब से करने लगा, पारसी कब से करने लगा, दादागिरी तो आप ही लोग में चली है। वो तकलीफ क्यों नहीं अरे होती आपको? भाई एक बात सुन लीजिए, छोटी बातें एक बात सुन लीजिए, आप जैसे लोग जो पाकिस्तान का चाहते थे, पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया, जानबूझ के रुक गए यहाँ पे, दिक्कत ये है आप लोग। लेकिन अब ये एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक कानून, ये बनाने की राय पूरे देश में हो चुकी है। मुझे लगता है कि जब मसौदा आएगा तो उस पर चर्चा कीजिए, चर्चा करके बहुत अच्छे सार्थक रिजल्ट निकलेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। संविधान में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसको लॉफुल जामा पहनाना जरूरी है, जो कि पार्लियामेंट में हम करने जा रहे हैं। और बोलिए, आपको डिस्कशन करना है ना, आप पार्लियामेंट में आइए। संविधान आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जिसको लीगल जामा पहनाया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू। आप तो संविधान को ही नहीं, और एक मिनट, आप इतना बहस कर रही हैं, आप इतना बहस कर रही हैं, कितने मुस्लिम कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है? मलेशिया में है या नहीं? सऊदी अरब में है या नहीं? मैं अपनी दुबई में है या नहीं? करती हूँ मैं अपनी नहीं, एक मिनट, वो वाला कोड चाहिए आपके यहाँ पे? मैं बात ही नहीं करती। वो लोग अपने देश के हिसाब से अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे, हम अपने देश के हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाएंगे। मैं आप क्यों, आपकी पॉलिसी सिर्फ नहीं, एक मिनट, सिविल कोड पाकिस्तान में भी है, आपको शरिया लॉ चाहिए पॉलिसी में। जैसे अभी कलीमुद्दीन अंसारी ने बोला कि हमारा कानून, हम अपना कानून मांगेंगे, आपको शरिया लॉ चाहिए, वो तो नहीं लगेगा ना, वो तो नहीं लगेगा। हमारे यहाँ किसी को शरिया लॉ नहीं चाहिए। अभी तो उन्होंने कहा, आपके मुंह पे चैनल पे कहा कि हमें अपना कानून चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा है, बिना मतलब बिना अच्छा, कलीमुद्दीन साहब से पूछ ले, शरिया चाहिए उनको नहीं चाहिए? मसौदा आएगा, पार्लियामेंट में बैठिए, डिस्कशन करेंगे। झूठ का माहौल बनाने का फायदा नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। 15% मुसलमान में कोई टारगेट नहीं। ठीक है, मैं आज एक जवाब राशिद शरीफ साहब से ही ले लेते हैं। होने के बाद मुस्लिम महिला एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा जो आप लोग। बताइए, आपको शरिया चाहिए या नहीं चाहिए? मार रहे हो उनके बीवियां। नहीं सर, मैं तो एक पहले तो आप लोगों को तमाम को, ये लोगों को जरा खामोश बिठाओ, पहले आप लोग जरा ये दोनों को खामोश बिठाइए प्लीज। मैं सबसे पहले आप तमाम को बकरीद की मुबारकबाद पेश करता हूं। ये जो कानून आ रहा है, अभी हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात देकर सुन रहा था कि एक घर में 2 आदमी रहते, 2 आदमी नहीं रहते मेरे भाई, 4 आदमी रहते एक घर में, चारों का मजहब अलग अलग है, हर एक का बात, हर एक का मजहब का इबादत का तरीका अलग अलग है। आप अगर एक ही बात करेंगे शरिया लॉ,
या आप कॉमन सिविल कोड लाने की बात करेंगे? आप बताइए, शुरू से मुसलमान बीजेपी को शक की नजर से देखता है। आज तक आप जो बात कर रहे हैं, जैसा 300 एमपीज, 300 के ऊपर एमपीज बीजेपी के हैं, आज एक मुसलमान नहीं है, एक मिनिस्टर नहीं है। आज आप गोली के हिसाब, आप जो भी जितने भी बाहुबली यूपी के जो देखा, पुलिस की निगरानी में, पुलिस की कस्टडी में गोलियां मार दी जाती है। बिल्किस बानो के केस में ऐसो पूरों को बरी करके फूला पिनाया जाता है। आज क्या सोच रहे हैं मुसलमानों के बारे में? आप हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं पसंदीदा, एकदम है सो बिल्कुल। क्या सोच रहे हैं सर? शाहबानो में क्या होता है? क्या आपकी नीयत पे हर मुसलमान को शक है? आप अगर वाकई कुछ करना है तो डेवलपमेंट की बात करो। आप लेके आ रहे खाली यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट, पूरे हिंदुओं को भी बुलाओ। हिंदुओं के लिए भी तो बन रहा है भाई। आप तो 15% है, डीके तुम्हें साथ ने कहा 85% तो मान रहे हैं, 15% क्यों चिल्ला रहे हैं? किसी हिंदू ने प्रदर्शन धरना किया, किसी बौद्ध ने किया, किसी जैन ने किया, किसी सिख ने किया, किसी ईसाई ने किया? बताइए, आप लोग चिल्ला रहे हैं सब। बोले मुसलमान बहुत पसमानदा है, मुसलमान बहुत पसमानदा है, बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल्स नहीं है, बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है, नीचे लेटा हुआ है, कोई देख रहा नहीं। क्यों नहीं देख रहा? 10 साल से आपकी हुकूमत है, क्यों नहीं उठाए मुसलमानों को? आप मुसलमानों को क्यों नहीं लेके आए? महिलाएं क्यों मुसलमानों को आप अलग ट्रैक पे रखे हुए हैं? आप बताइए मुसलमान सिविल कोड, सिविल कोड। अरे भैया, हमारे पास 1400 साल पहले से हमारा कानून है, कुरान मजीद है। अगर मैं, जैसा आप सिविल कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, अजय भाई बैठे हुए, सब बैठे हुए, मैं बोलूंगा इस्लामिक लॉ लो। कुरान जो बेहतरीन जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, मेरा भी बोलने का मेरा भी हक है, मैं भी इंडियन हूं। चलिए वो कानून लाइए, उसके बाद देखिए कि हर मजहब का आदमी कितना खुश होता है। ठीक है, डीके तुम्हें जवाब उठा रहे हैं, ना करप्शन है, ना ज्यादती है, कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल सीधा साधा हुकूक है। और वैसे यास्मीन फारूकी जी, मैं आपको बता दूं, मेरे प्रोड्यूसर अखिल ने जो है मुझे भेजा है, अखिल जी ने ये उन्होंने बोला है कि AIMPBL यानी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कल की बैठक में कहा है कि वो UCC में शरिया के हिसाब से कुछ चीजें रखने की मांग करेगा। आप कह रही शरिया आपको चाहिए नहीं, गजब है। डीके दुबे जी, राशिद शरीफ साहब ने इतनी अच्छी बात कही कि दिल की बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि शरिया के अनुसार 1500 साल पहले जो कानून बनाए गए थे उनको पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए। मेरा मानना यह है कि कम से कम मुसलमानों पर क्रिमिनल लॉ तो लागू कर ही देना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो शुरुआत कहीं ना कहीं एक साथ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1000 साल का बदला हुआ कानून है। तो कम से कम मुसलमानों को आप क्रिमिनल लॉज के दायरे में ले आओ। सर के बदले सर, गले गाल के बदले गाल, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। और ये राशिद शरीफ साहब अभी मुझे लगता है स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस्लामिक लॉज को हम भारत में लागू करना चाहते हैं। आप केवल क्रिमिनल लॉज को भारत में लागू कर लीजिए और अपने लिए ही लागू कर लीजिए, बाकी के लिए छोड़ दीजिए। तो उस पर ही सहमति दे दें तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि हाँ, ये कुछ ऐसा मानते हैं कि इस्लाम को पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कानून बना दिया जाए इस्लामिक लॉ शरिया का, हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान। आप जैसा सिविल कोड पूरा देश में लागू करना चाह रहे हैं, ये कानून भी पूरे देश में लागू करिए। कैसा वेलकम होता देखिए आप, उसके बाद क्या मर्डर होता देखिए आप, किसका रेप होता देखिए आप, करप्शन खत्म हो जाएगा। आप ये कानून आप लागू करके देखिए पूरे देश में, उसके बाद बताइए कि फायदे क्या है। ऐसा ही एक देश है ना पाकिस्तान, जहां हर आदमी चोर है, सर्टिफाइड चोर है। वहां पे हाई कोर्ट में लिख के मिला है, परवेज मुशर्रफ ने चोरी की, यूसुफ रजा गिलानी ने चोरी की, इमरान खान ने चोरी की, बुशरा बीबी ने चोरी की, नवाज शरीफ ने चोरी की, कुसलुम शरीफ ने चोरी की। ये वहाँ शरिया ही चलता है सर, सब चोर हैं, करप्शन खत्म हो जाएगा। गजब बात करते हैं कभी कभी। खैर, मेरे पास वक्त आज के लिए इतना ही है। इस्लामी कानून नहीं है बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं राशिद, बोल दीजिए, राशिद साहब बोल दीजिए। जी सर, इस्लामिक कानून नहीं है वहां पे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे नहीं है,
सोचिए आप वहां पे यहाँ नहीं है। आज 10 साल से है, सो मुसलमानों को कहाँ छोड़े आप लोग? आज जो बैठे हुए टीवी पे बताइए 10 साल से सही बात यह है कि पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। चिल्लाना यही है आपको 15% वाले देश में। कोई बात नहीं।